बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहा करता था। सूरज खेतों में काम कर अपने घर का गुजारा करता था। सुलभा भी उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। सुलभा और सूरज का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा ही चंचल स्वभाव का बच्चा था। उसे खेल कूदना बड़ा ही पसंद था। हर साल की तरह इस साल भी सूरज ने पहली बारिश होते ही बीज बोना शुरू कर दिया था। बीज बोने के बाद कुछ दिनों तक बारिश आई ही नहीं और ना ही आने के नामो निशान दिख रहे थे। ये देख सूरज सुलभा से, सुलभा, हमने खेतों में बीज तो बो दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं आई, तो क्या होगा? बारिश का हम कैसे बता सकते हैं? मेहनत करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले के हाथों में है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अजी, वो मैं क्या सोच रही थी कि हमारे खेतों में तो ये पुराना वाला कुआं है ना, अगर हम उसकी कुछ मरम्मत करें और थोड़ी बहुत खुदाई भी करें तो उसमें पानी जरूर निकल आएगा और उस पानी की सहायता से हम अपनी खेती कर सकेंगे। सुलभा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कुएं की मरम्मत करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? सुलभा, उस पुराने कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अगर हम ऐसे ही उसकी मरम्मत कर ले और उसकी खुदाई कर ले तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही उस कुएं का काम कर लेते हैं। जितना हो सके उतना ही करेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो कल से हम काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कह दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन जल्दी से सभी काम कर सुलभा और सूरज दोनों खेतों में आ जाते हैं। सभी और सूखा पड़ने की वजह से कहीं पर भी पानी की आशा नहीं थी, लेकिन सूरज और सुलभा दोनों एक बार कोशिश करना चाहते थे और इसीलिए दोनों मिलकर कुएं के ऊपर रखी लकड़ियां हटाने लगे। जैसे ही लकड़ियां उन्होंने हटा दी और अंदर झांककर देखा तो कुआं पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था। अंदर पानी के बजाय कचरा भरा हुआ था। तो ये देख सूरज सुलभा से, मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अब कई साल बीत चुके हैं, ये कुआं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसमें पानी कहाँ से होगा? उसकी हम मरम्मत करवाएंगे, थोड़ी खुदाई करेंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा ना। अगर खुदाई के बाद भी पानी नहीं आया तो जब भी बारिश होगी तब तो इसमें पानी आएगा। चलो, तुम कहती हो तो इसकी थोड़ी खुदाई करके देखते हैं। अगर पानी लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा ही नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्यों सोचे। सूरज अब रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर उतरता है और कुएं में पड़ा कूड़ा कचरा साफ करने लगता है। कूड़ा कचरा साफ करते करते उसे 2-3 दिन लग जाते हैं और फिर बाद में वो वहां पर खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते करते उसे शाम हो गई थी। सुलभा भी सूरज के इस काम में सहायता कर रही थी। वो कुएं की मिट्टी रस्सी की सहायता से ऊपर खींच रही थी। उन्हें कुआं साफ करते करते 5-6 दिन गुजर गए थे, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। अब शाम के समय थके हारे दोनों घर वापस लौट आते हैं। घर आकर सूरज रमेश से, बेटा, आज तुमने दिन भर क्या किया? पढ़ाई की या नहीं? नहीं बाबा, आज तो दिन भर मैं खेलता ही रहा। रमेश पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है कि तभी सुलभा सूरज से, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलिए खाना बन गया है, जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ, चलो। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों खेतों में नई उम्मीद के साथ जाते हैं। खेत में जाकर वो फिर से कुएं का काम करने लग जाते हैं और थोड़ी देर खुदाई का काम होते ही सूरज सुलभा को आवाज लगाते हुए, अरे सुलभा, ये मिट्टी ऐसे चमक क्यों रही है? तुम ऊपर से देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कह सूरज थोड़ी सी मिट्टी सुलभा को बाल्टी में डालकर ऊपर खींचने के लिए कहता है और सुलभा बाल्टी ऊपर खींच लेती है। वो मिट्टी देख सुलभा, सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस मिट्टी में तो कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है ये? मुझे नहीं पता,
मगर चमक को देखकर जैसे सोना लग रहा है। सोना? पहले हमें इसकी जांच करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा। सूरज जी, सबसे पहले तो आप बाहर आ जाइए और इस मिट्टी को सोनार के पास दिखा कर लाइए। हाँ, अभी आया। सूरज जल्दी से कुएं से बाहर आ जाता है। अपने कपड़े बदलकर सोनार की दुकान पर चला जाता है। जब सूरज सोनार को अपने पास की मिट्टी में स्थित सोना दिखाता है तो सोनार की आंखें चमक उठती है और सोनार सब कुछ समझ जाता है कि वो सोना उसे जमीन से मिला है। तभी सोनार सूरज से, अरे वाह भाई, ये तो सोना है, सोना, जमीन का अशुद्ध सोना, इसे शुद्ध करना होगा। क्या आप ये मुझसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, मगर दाम थोड़ा कम होगा भाई। चलेगा। सूरज अपने पास की मिट्टी सोनार को दे देता है और कुछ आए हुए पैसे लेकर घर चला जाता है। सूरज घर पर आते ही सुलभा सूरज से, क्या कुएं की मिट्टी में सच में सोना है? हाँ सुलभा, सच में वो सोना है, मगर सोनार कह रहा था कि वो अशुद्ध सोना है, उसे शुद्ध करना होगा। शायद हमारे पुरखों ने इसीलिए इस कुएं को बंद करके रखा था। सुलभा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके खेत के कुएं में सोना मिल रहा है। अब सूरज दिन भर मेहनत करके कुएं की मिट्टी निकाल रहा था और फिर सोनार के पास ले जाकर उसे बेचा करता था। ये बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को ये बात समझ में ना आए कि सूरज कहाँ से वो मिट्टी लेकर आ रहा है। इसकी वो पूरी तरह से खबरदारी ले रहा था। एक दिन सूरज सुलभा से, सुलभा, आज हमारे सोना देने वाले कुएं की वजह से हमारी परिस्थिति में कितना सुधार आ गया है। हमें इसमें से कुछ पैसे गरीबों में भी बांटने चाहिए। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही दिनों में सूरज बड़ा अमीर आदमी बन गया था। साथ ही साथ सुलभा ने भी अपने लिए कुछ गहने बनवा लिए थे। घर की कुछ जरूरत की चीजें भी उसने खरीद ली थी। उन दोनों ने गरीबों में अन्नदान किया, जरूरतमंदों को पैसे दिए। इस तरह से सूरज और सुलभा का परिवार सोना देने वाले कुएं की वजह से सुखी और समृद्ध हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खेती करना बंद नहीं किया था। उन्होंने अपने पैर जमीन पर ही रखे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने नसीब में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। मुंबई शहर में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लता और बेटी उमा के साथ रहता था। दिनेश रिक्शा चलाने का काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो दिन भर काम करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो बहुत ईमानदार होने के कारण लोग उसका फायदा भी उठाते थे। कभी कभी उसे बहुत ही कम पैसे दे देते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता था। एक दिन दिनेश अपनी सवारी छोड़कर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते पर भीड़ दिखाई दी। भीड़ देखकर दिनेश ने अपनी रिक्शा साइड में लगा दी और वहाँ पर देखने के लिए चला गया कि आखिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ जमा क्यों हुई है। उसने वहाँ पर जाकर देखा कि एक आदमी के सिर से खून आ रहा है और वो नीचे रास्ते पर गिरा है, लेकिन कोई उसे हाथ भी नहीं लगा रहा। तभी दिनेश के कानों पर आवाज आती है कि अरे भाई, कौन पड़ेगा इस झंझट में, पुलिस केस फिर क्या क्या पता नहीं, छोड़ो, चलो यहाँ से। उस आदमी की बात सुनकर दिनेश को समझ में आ जाता है कि कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करना चाहता। अब दिनेश खुद भागते हुए उस आदमी की ओर जाता है और उसे उठाकर रिक्शा में डाल देता है और उसे वहीं से अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, ये मुझे रास्ते पर गिरे हुए मिले, आप जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू करवा दीजिए, क्योंकि इन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। आप इनके घर वालों को जानते हो? अगर जानते होंगे तो उनको फोन करके बता दीजिए। और हाँ सुभाष, तुम इधर आओ, पुलिस को बुलाकर इनका स्टेटमेंट ले लो। डॉक्टर की यह बात सुनकर दिनेश उनसे, नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनको नहीं जानता, मुझे इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी नहीं पता, तो मैं स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो देखा है वही बता देना और जल्द से जल्द जाकर ये मेडिसिन लेकर आइए। दिनेश जल्दबाजी में ही मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। उसके पास जितने पैसे थे उसी में वो मेडिसिन लेकर डॉक्टर को दे देता है। जब तक उस आदमी के हालत कुछ अच्छे नहीं होते वो वहीं पर रुकता है। अब रात तक उस आदमी की हालत में काफी सुधार हो गया था।
ये देख दिनेश डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम जा सकते हो, पर क्या तुम्हें पता है ये हस्ती कौन है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनकी जान बचाना ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। हमें भी अभी अभी पता चला है कि ये इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका नाम श्यामलाल सेठ है। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? नहीं नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए। उनकी जान बची, यही बहुत है मेरे लिए। जब श्यामलाल सेठ को होश आता है तो डॉक्टर उन्हें सारी बात बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतने अमीर हो तो घर से अकेले क्यों निकले? ड्राइवर को साथ में क्यों नहीं लिया था आपने? अरे डॉक्टर साहब, एक अर्जेंट पार्सल देना था मुझे। ड्राइवर को आने में भी समय था, तो सोचा मैं ही निकल जाता हूँ। दूसरी ओर दिनेश अस्पताल से घर जाकर दिन भर की सारी हकीकत अपनी पत्नी को बताता है। ओह, तो इसीलिए आपको इतनी देर हुई? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। ये कहकर लता वहाँ से किचन में चली जाती है और उमा भी खेलने के लिए रिक्शा में बैठ जाती है। तभी उमा को सीट के ऊपर एक लाल कलर का बटवा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने पापा को दिखाती है और उनसे, पापा, ये देखो मुझे ऑटो में क्या मिला है। आप ये मेरे लिए लाए हो? उमा की आवाज सुनकर लता भी वहां आ जाती है। तभी दिनेश वो बटवा खोलकर देखता है। बटवा खोलते ही दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें कीमती हीरे दिखाई देते हैं। ये देख लता, ये तो बहुत ही महंगे हीरे दिखाई देते हैं। उमा, मुझे लगता है ये उसी आदमी का बटवा है। मैं कल उन्हें जाकर ये लौटा दूंगा। ठीक है, कल सुबह जाकर आप उन्हें लौटा दीजिएगा। दूसरे ही दिन सुबह दिनेश हीरों का भरा बटवा लेकर अस्पताल में जाता है और श्यामलाल सेठ के पास जाकर उनसे, जी नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको ठीक तो लग रहा है ना? आपका ये बटवा मुझे अपनी रिक्शा में गिरा हुआ मिला, इसलिए मैं आपको ये लौटाने आया हूँ। मेरा नाम श्यामलाल है, मैं हीरो का व्यापारी हूँ। कल यही पार्सल देने के लिए मैं घर से निकला था, तो एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर दे दी और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद तुमने मुझे रिक्शा में डाला, ये तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कल सब कुछ बता दिया। तुम्हारा मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और हाँ, आज से तुम मेरे साथ ही काम करोगे। मैं तुम्हारे रहने के लिए घर भी दूंगा। अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारी ये ईमानदारी देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तुम्हारे कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। श्यामलाल सेठ की ये बात सुनकर दिनेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उस दिन के बाद दिनेश की किस्मत मानो पलट ही चुकी थी। उसने खूब मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। अब वो तीनों खुशी खुशी श्यामलाल सेठ के यहाँ काम कर अपनी जिंदगी गुजारने लगे।